हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है कटारिया फार्मेसी पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, सभी एक नंबर होंगे। तो दोस्तों कटारिया फार्मेसी ने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक नया कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों मैं हूं आपका ट्विटर अशोक और इस कोर्स के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट बिल्कुल अपन अच्छे से क्लियर करेंगे। इसके अंदर बारी बारी से सारे टॉपिक्स है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि आपको जो भी एग्जाम, आपकी जो अपकमिंग एग्जाम है उनके अंदर आपको कोई भी डाउट ना आए और आपके जो भी एग्जाम के लिए जो भी आपका कोर्स है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इस सब्जेक्ट के मतलब जो भी अपने टॉपिक्स रहेंगे वो अपने एक वन बाय वन सारे टॉपिक्स क्लियर करते जाएंगे, और साथ ही साथ अपन इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखते रहेंगे साथ ही साथ। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर मैंने जो भी काम बोला हो आपने अगर टाइम पे किया हो तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और आपको एग्जाम टाइम पे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रेगुलरली मेरे वीडियोस देखे हैं साथ ही साथ, और साथ साथ आपने इस सब्जेक्ट का रिवीजन किया है, तो आपको एग्जाम टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका जो एग्जाम रहेगा वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, और आप इसके अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे आपके इस एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों यही आपको चैप्टर वाइज जो भी सारे नोट्स या फिर जो लेक्चर्स वो मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनका रिवीजन हो जाएगा, जो भी आपके एमसीक्यूज रहने वाले हैं उन सबका रिवीजन होगा, और आगे जो आपकी जो इंपॉर्टेंट या फिर जो रिवीजन क्लासेस होगी वो भी इसी कोर्स के अंदर चलने वाली है। तो आप ये सब चीजें बिल्कुल भी मिस मत करना, आप रेगुलर लेना हमारे वीडियो के साथ में। तो दोस्तों अब अपन मेन वीडियो पे आते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हुए हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर, मतलब ये जो साइकोलॉजी है उसका इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला अपने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर, मतलब ये जो साइकोलॉजी है उसके अंदर अपने हेल्थ केयर है उसका क्या इंट्रोडक्शन है उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी का इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसके अंदर साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, मतलब कि साइकोलॉजी एक तरह की साइंटिफिक स्टडी होती है जो अपने ह्यूमंस होते हैं, फिर जो इंसान होते हैं उनके जो बिहेवियर उसके बारे में, और उसकी जो मेंटल कंडीशन या फिर जो उसकी मेंटल थॉट्स होती है उसको स्टडी करने उसकी स्टडी की जाती है इसके अंदर। ठीक है? मनोविज्ञान मानव के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ठीक है? तो आगे इसके वर्ड से मीनिंग देख लेते हैं, मतलब इसके एक वर्ड से जो इसकी डेफिनेशन बनती है उसको देख लेते हैं। तो इसके अंदर पहले है साइक, मतलब कि उसका मतलब होता है माइंड। ठीक है? दूसरा वर्ड आता है इसके अंदर होता है लोगस, इसका मतलब होता है स्टडी, मतलब इसका जो कंप्लीट मीनिंग होगा वो होगा माइंड की स्टडी करने को ही साइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है? अब आगे चलते हैं। इसके अंदर साइकोलॉजी से स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, मतलब कि जो माइंड और जो इंसान के बिहेवियर की स्टडी को भी बोला जाता है साइकोलॉजी। ठीक है? अब इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर इजी ट्रिक, मतलब कि इसको अपन आसानी से कैसे याद कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इसके अंदर साइकोलॉजी इक्वल्स टू माइंड प्लस बिहेवियर प्लस साइंस, मतलब कि इंसान के माइंड और उसके इंसान के बिहेवियर को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने को भी बोला जाता है साइकोलॉजी। ठीक है? अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। आगे इसके अंदर साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर। अब अपने जो हेल्थ केयर है उसके अंदर साइकोलॉजी क्या काम में आती है, फिर क्या इंपॉर्टेंस रहती है उसके अंदर, उसको देखते हैं अपन। तो उसके अंदर साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर इज द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू अंडरस्टैंड पेशेंट्स थॉट्स, इमोशन, बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स टू इलनेस एंड ट्रीटमेंट, मतलब जो साइकोलॉजी होती है अपने हेल्थ केयर के अंदर वो एक एप्लीकेशन की तरह काम में आती है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के काम में आती है। तो इसके अंदर होता है कि जो भी पेशेंट्स रहता है उसके थॉट्स के बारे में समझना, उसके इमोशंस के बारे में समझना, उसके बिहेवियर्स के बारे में समझना, उसके जो रिस्पॉन्स रहता है उसकी बीमारी या फिर उसके ट्रीटमेंट के जो भी उसके ट्रीटमेंट या फिर जो इलनेस रहता है उसके अगेंस्ट जो भी बिहेवियर्स रहते हैं या फिर उसके जो रिस्पॉन्स रहता है उनको समझना, उसी को बोला जाता है इसके अंदर साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर। ठीक है? अब आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर समझते हैं स्वास्थ्य सेवा में मनोवैज्ञानिक का अर्थ है रोगियों के विचार, भावनाओं, व्यवहार तथा रोग एवं उपचार के प्रति उनकी प्रक्रियाओं को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से समझना। ठीक है? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके आप अगले टॉपिक में कवर कर सकते हैं, फिर अगले लेक्चर में कवर कर सकते हैं उसको। ठीक है? आगे से चलते हैं, व्हाई इज साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट इन हेल्थ केयर। अब उसके अंदर है कि साइकोलॉजी अपने जो हेल्थ केयर सिस्टम उसके अंदर क्यों इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले इट हेल्प्स टू इंप्रूव, मतलब वो किन किन चीजों को इंप्रूव करने के अंदर हेल्प करती है उनको देखते हैं अपन वन बाय वन। तो उसके अंदर सबसे पहला आता होगा बेटर पेशेंट्स केयर, मतलब जो पेशेंट रहता है उसकी केयर अच्छे से हो सके। दूसरा है इसके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कि जो कम्युनिकेशन है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में वो बिल्कुल अच्छे से हो सके, मतलब जो अपना पेशेंट होता है वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सके उसकी डिजीज के बारे में, उसकी इलनेस के बारे में, उसके बारे में, और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। ठीक है? तीसरा इसके अंदर ट्रीटमेंट अदरेंसेस, मतलब जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल अच्छे से हो सके, या फिर मेडिकेशन है वो अच्छे से हो सके, या फिर मेडिकेशन जो पेशेंट है वो अच्छे से ले सके। ठीक है? चौथा इसके अंदर मेंटली वेलबींग, मतलब जो पेशेंट्स है या फिर वो मेंटली अच्छे से सर्वाइव कर सके, या फिर मेंटली अच्छा हो, मतलब वेल बींग हो। ठीक है? अब इसके अंदर पांचवा हुआ है क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब जो पेशेंट्स की क्वालिटी है वो अच्छी हो सके, इंप्रूव हो जाए, ये इसके अंदर काम में आती है। ठीक है?
अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आगे आपने आता है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ साइंस, मतलब कि हेल्थ साइंस के अंदर साइकोलॉजी के क्या क्या स्कोप्स होते हैं उसको देखते हैं अपन। तो इसके अंदर स्कोप मींस द एरिया वेयर साइकोलॉजी इज अप्लाइड इन हेल्थ केयर, मतलब कि स्कोप का मतलब होता है जहां जहां पे, मतलब जिन जिन एरिया के अंदर साइकोलॉजी अप्लाइड होती है हेल्थ केयर के अंदर, उन्हीं को बोला जाता है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हुए स्कोप ऑफ साइकोलॉजी रिफर टू द वेरियस एरियाज इन विच साइकोलॉजी नॉलेज इज अप्लाइड टू इम्प्रूव हेल्थ एंड पेशेंट्स केयर, मतलब कि जो साइकोलॉजी होती है वो कई बहुत सारे एरियाज में काम आती है जहाँ पे अपने जो साइकोलॉजी नॉलेज होती है वो अप्लाइड होती है, और वो इम्प्रूव करती है अपने जो पेशेंट्स की उसकी हेल्थ और उसकी जो पेशेंट की केयर होती है उसको इम्प्रूव करने के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। आगे से चलते हैं, मनोविज्ञान का क्षेत्र उन सभी कार्यों को दर्शाता है जहां मनोवैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग स्वास्थ्य एवं रोगी देखभाल में किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं मेन एरियाज ऑफ स्कोप, मतलब कौन कौन से एरियाज के अंदर ये काम में आता है। तो इसके अंदर सबसे पहला ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर के अंदर कैसे काम आता है वो देखते हैं इसके अंदर। तो उसके अंदर स्टडी ऑफ पेशेंट बिहेवियर, मतलब ये पेशेंट्स के जो भी कोई पेशेंट है उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है। दूसरा इसके अंदर हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, मतलब कि जो हेल्थ से रिलेटेड उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है इसके अंदर, मतलब उसको इलनेस है या फिर डिजीज है या नहीं उसके बारे में ये इसके स्टडी करता है, ठीक है। आगे तीसरा इसके अंदर लाइफस्टाइल हैबिट्स, मतलब कि जो लाइफस्टाइल उस पेशेंट्स की लाइफस्टाइल हैबिट्स कैसी है, मतलब कि वो अपनी वो जीवन शैली कैसे व्यतीत करता है उसके बारे में वो रिसर्च करता है, ठीक है। तो उसके अंदर दूसरे एरिया जो वो है मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ के अंदर कैसे काम में आता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर स्ट्रेस होता है, मतलब पेशेंट को स्ट्रेस है नहीं है। दूसरा इसके अंदर एंजाइटी, तीसरा इसके अंदर डिप्रेशन, और चौथा इसके अंदर इमोशनल डिसऑर्डर, ठीक है। इन सभी के अंदर काम में आता है। अब आगे देखते हैं पेशेंट्स केयर। अब पेशेंट्स केयर के अंदर कैसे काम में आता है ये देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले वो हेल्प करता है इसके अंदर वह बिल्डिंग ट्रस्ट, मतलब कि जो पेशेंट और जो डॉक्टर उसके अंदर उन दोनों के बीच में जो ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करता है ये। दूसरा इसके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कि जो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो वो इफेक्टिव हो सके, मतलब पेशेंट उसको अच्छे से अपने बारे में एक्सप्लेन कर सके, उसकी डिजीज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सके उसको, ठीक है। तीसरा इसके अंदर पेशेंट काउंसलिंग, मतलब जो पेशेंट है उसकी काउंसलिंग अच्छे से कर सके डॉक्टर, मतलब कि पेशेंट को अच्छे से देख सके, उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सके, उसके अवेयर कर सके उसकी डिजीज के बारे में, इन सब चीज के बारे में वो देख सके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर देखते हैं चौथा इसके अंदर हेल्थ प्रमोशंस के अंदर एक काम में आता है ये, वो देखते हैं कैसे कौन कौन से एरियाज के अंदर फोकस करता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर पहले हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस करता है, मतलब वो पेशेंट्स को अवेयर करता है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, मतलब कि अपन को, मतलब कि जैसे कि फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना चाहिए, इसको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब कि डेली अपन को एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में वो मोटिवेट करता है उनको, ठीक है। दूसरा इसका डिजीज प्रिवेंशन, मतलब कि डिजीज से बचाता है वो, जो भी पेशेंट्स होता है उनको डिजीज से बचाता है, उनको प्रिवेंट करता है वो देखता है। तीसरा है हेल्थ अवेयरनेस, मतलब वो लोगों के अंदर हेल्थ के अवेयरनेस के बारे में फैलाता है, मतलब कि हेल्थ को कैसे, मतलब कि लोगों के लिए हेल्थ के लिए अवेयरनेस फैलाता है वो। ऑर्गेनाइजेशन कैंप चलाता है, जैसे कि फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैंप चलाता है हेल्थ के लिए, कि उनको मोटिवेट करता है अपनी हेल्थ के लिए कि उसको इंप्रूव कर सके वो। अब इसके अंदर पांचवा एरिया हुआ है रिहेबिलिटेशन। अब इसके अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला वो पेशेंट हेल्प पेशेंट्स इन, मतलब कि पेशेंट को किस किन किन चीजों के अंदर हेल्प करता है वो देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला है रिकवरी आफ्टर इलनेस, मतलब जो बीमारी के बाद में जो रिकवरी हो उसके बारे में हेल्प करता है, कि उसको बताता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा फास्टली रिकवर कर सकते हैं अपनी बॉडी को। दूसरा इसके अंदर कोपिंग विद क्रोनिक डिजीज, मतलब कि जो भी क्रोनिक डिजीज है उससे बचाव कर सकता है। तीसरा इसके अंदर साइकोलॉजी सपोर्ट, मतलब कि वो पेशेंट को साइकोलॉजी सपोर्ट दे सकता है, उसको मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर अब आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर देखते हैं चौथा पॉइंट हुआ है रेलिवेंस इंपोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर, मतलब कि जो इंपोर्टेंस क्या क्या होती है साइकोलॉजी की अपने हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर वो देखते हैं इसके अंदर, ठीक। तो इसके अंदर सबसे पहले साइकोलॉजी हेल्थ केयर प्रोफेशंस अंडरस्टैंड पेशेंट एंड प्रोवाइड बेटर ट्रीटमेंट एंड केयर, मतलब कि जो साइकोलॉजी होती है अपने जो हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंदर वो पेशेंट को समझने के अंदर हेल्प करती है कि कैसे उसको बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके, कैसे उसको बेटर केयर प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य कर्मियों को रोगियों को समझने तथा बेहतर उपचार और देखभाल प्रदान करने में सहायता करती है, ठीक है। अब इसके अंदर आगे देखते हैं, आगे इसके इंपोर्टेंस। अब इसकी इंपोर्टेंस के बारे में देखते हैं कि क्या क्या इसकी इंपोर्टेंस होती है वो देखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला है बेटर पेशेंट कम्युनिकेशन, मतलब कि पेशेंट और जो डॉक्टर उसके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से होता है इसके अंदर, मतलब कि अब इसको देखते हैं। तो इसके अंदर अंडरस्टैंड पेशेंट कंसर्न, मतलब कि जो डॉक्टर होता है वो जो पेशेंट उस पेशेंट के कंसर्न को अच्छे से समझता है, मतलब कि जो पेशेंट की डिजीज है क्या क्या डिजीज हो रही है वो पेशेंट को अच्छे से सुनता है इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर एक्सप्लेन ट्रीटमेंट क्लियरली, मतलब कि जो पेशेंट जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट को ट्रीटमेंट अच्छे से समझाता है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करता है कि अपन इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सब चीजें बताता है, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरा है वो है अंडरस्टैंड पेशेंट बिहेवियर, मतलब कि जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट के बिहेवियर को अच्छे से समझता है इसके अंदर अपने हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर इस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अंदर बताता है वो कैसे कि नोज नोज वाई पेशेंट, मतलब कि पेशेंट्स रेगुलर मेडिसिन क्यों नहीं ले रहा है उसके रीजन क्या है, ठीक है।
मिस डोजेस, मतलब कि डोजेस को बार बार मिस क्यों कर रहा है, वो उन सब चीजों के बारे में समझता है। ठीक है। तीसरा इसके अंदर इग्नोर मेडिसिन एडवाइस, मतलब कि वो मेडिकल एडवाइस को इग्नोर क्यों कर रहा है, कैसे वो उस मेडिकल एडवाइस को फॉलो क्यों नहीं कर रहा है, उन सब चीजों के बारे में वो समझता है। ठीक है। इसके इसके अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो समझ सकता है इन सब चीजों को। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके अंदर मैनेजिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, मतलब कि तीसरा पॉइंट इसके अंदर जो भी स्ट्रेस होता है, जो एंजाइटी होता है, उसको मैनेज करता है। जो भी पेशेंट को मतलब कि किसी डिजीज के बारे में, फिर किसी ट्रीटमेंट वगैरह में जो भी स्ट्रेस होता है, फिर एंजाइटी होती है, उसको मैनेज करता है, या फिर पेशेंट को कोई भी आगे से एंजाइटी हो फिर स्ट्रेस हो, उन सब चीज के बारे में मैनेज करता है। तो उसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर सबसे पहला हेल्प रिड्यूस, मतलब क्या क्या रिड्यूस करने के अंदर हेल्प करता है वो। ठीक है। तो सबसे पहला फियर को रिड्यूस करने के अंदर हेल्प करता है, फियर को कम करता है। दूसरा इसके स्ट्रेस को कम करता है। तीसरा इसके अंदर एंजाइटी को कम करने के अंदर मदद करता है। ठीक है। अब चौथा इसके अंदर इंप्रूव ट्रीटमेंट कम्प्लीकेशंस, मतलब कि जो ट्रीटमेंट होता है उसको कैसे इंप्रूव करता है पेशेंट को, ट्रीटमेंट को, वो देखते हैं अपन इसके अंदर। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला पेशेंट्स फॉलो ट्रीटमेंट मोर इफेक्टिवली, मतलब इसके इसके थ्रू, मतलब ये अपने साइकोलॉजी के थ्रू जो पेशेंट्स होता है वो और अच्छे और अधिक तरीके से जो ट्रीटमेंट होता है उसको फॉलो करता है। ठीक है। और इफेक्टिव तरीके से उसको फॉलो करता है। अब इसके अंदर पांचवा आया हुआ है होलिस्टिक हेल्थ केयर। अब इसके बारे में समझते हैं अपन। तो इसके अंदर सबसे पहले ट्रीट्स फिजिकल हेल्थ, मतलब सबसे पहले इसके अंदर जो भी फिजिकल हेल्थ होता है उसको ट्रीट करते हैं इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर मेंटल हेल्थ, उसके बाद में जो मेंटल हेल्थ आती है पेशेंट्स की, उसको ट्रीट करा जाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे से बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी रेलिवेंट टू हेल्थ केयर, मतलब कि अब साइकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है जो अपने हेल्थ केयर के अगर रेलिवेंट है इसके अंदर, वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर है 4 इंपोर्टेंट ब्रांचेस, मतलब कि 4 इंपोर्टेंट ब्रांचेस है। अब वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्लिनिक साइकोलॉजी, दूसरी है इसके अंदर हेल्थ साइकोलॉजी, तीसरी है इसके अंदर बिहेवियर साइकोलॉजी, और चौथी है इसके अंदर डेवलपमेंट साइकोलॉजी। अब इन चारों को अपन वन बाय वन पढ़ते हैं, वो देखते हैं इनको। ठीक है। तो सबसे पहले आती है इसके अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो उसका समझते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द असेसमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी एक तरीके से जो अपनी साइकोलॉजी है उसी की एक ब्रांच होती है। उसके अंदर जो भी अपने जो पेशेंट है उसकी मेंटल डिसऑर्डर, कोई भी डिसऑर्डर हो रहा है, मेंटल डिसऑर्डर है, उसके बारे में डायग्नोसिस करा जाता है, उसके बारे में समझा जाता है, उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका प्रिवेंशन किया जाता है, इन सब चीजों को किया जाता है इसके अंदर। ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर देखते हैं नैदानिक मनोविज्ञान ने मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानसिक विकारों के मूल्यांकन, निदान, उपचार तथा रोकथाम का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं इसके अंदर, आगे से अंदर देखते हैं फोकस एरिया, मतलब ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है कौन कौन से एरिया से मेनली फोकस करता है वो देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहला डिप्रेशन, मतलब जो भी पेशेंट को एंजाइटी या फिर जो डिप्रेशन हो रहा है उसको कम करने के अंदर काम में आता है। इसके अंदर दूसरा एंजाइटी के अंदर, तीसरे अंदर फोबियाज, मतलब कि उसको कोई किसी चीज का डर हो, किसी प्रकार का डर हो, उसको अंदर उसके मेनली फोकस करता है। तीसरा है वो, चौथा इसके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर, पांच इसके अंदर काउंसलिंग के अंदर, मतलब कि जो पेशेंट की काउंसलिंग है उसके अंदर हेल्प करता है ये। ठीक है। उसके अंदर आगे देखते हैं, आगे इसके अंदर है रोल इन हेल्थ केयर, मतलब कि अब हेल्थ केयर के अंदर क्या रोल रहता है इसके अंदर, वो देखते हैं अपन। सबसे पहला इसके अंदर हेल्प पेशेंट्स कोप विद इलनेस, मतलब कि जो भी पेशेंट्स है उसको कोई भी बीमारी हो उसके अंदर, मतलब उसको अच्छे से समझता है उसकी। ठीक है। तो उसके अंदर प्रोवाइड काउंसलिंग, मतलब जो पेशेंट है उसको अच्छे से काउंसलिंग करता है उसकी, मतलब जो भी पेशेंट को बीमारी है उसको अच्छे से सुनता है और उसको अच्छे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। इसके अंदर तीसरा है इंप्रूव मेंटल हेल्थ, मतलब जो पेशेंट्स की कोई भी गलत भावना होगी किसी भी बीमारी को लेकर, तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसको इंप्रूव करता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर बात करते हैं एग्जांपल के, मतलब इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि इसमें काउंसलिंग कैंसर पेशेंट, मतलब कि वो कैंसर पेशेंट है उसकी काउंसलिंग करता है, मतलब कि जैसे कि किसी प्रकार का अगर पेशेंट को कैंसर को लेकर स्ट्रेस हो रहा होगा तो उसको कम करता है, उसको मतलब कि उसकी काउंसलिंग करके उसको कम करता है। ठीक है। दूसरा इसके अंदर ट्रीटिंग डिप्रेशन, मतलब कि किसी भी पेशेंट को मतलब डिप्रेशन होता है उसको डिप्रेशन, मतलब उसको काउंसलिंग करने के थ्रू या फिर साइकोलॉजी के थ्रू उसको उसके डिप्रेशन को उसको कम करने के अंदर उसको मदद करता है। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे से अंदर मैनेजिंग स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब कि कोई भी स्ट्रेस डिसऑर्डर हो रहा है किसी पेशेंट को तो उसको मैनेज करने के अंदर हेल्प करता है ये। ठीक है। तो इसके अंदर अपन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसके अंदर हेल्थ साइकोलॉजी। अब हेल्थ साइकोलॉजी क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हेल्थ साइकोलॉजी स्टडी हाउ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशली फैक्टर इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड इलनेस, मतलब कि जो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं जैसे बायोलॉजिकली या फिर अपनी साइकोलॉजी अपनी मेंटली या फिर जो सोशल फैक्टर्स है वो कैसे अपनी हेल्थ और अपनी इलनेस को अफेक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं इसके अंदर। ठीक है। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक यह अध्ययन करता है कि जैविक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कारक स्वास्थ्य एवं रोगों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। आगे चलते हैं इसके अंदर, आगे मेन ऑब्जेक्टिव, अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है उनके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर प्रमोट हेल्दी बिहेवियर, मतलब कि वो लोगों के अंदर प्रमोट हेल्दी बिहेवियर प्रमोट करते हैं जैसे कि। ठीक है। दूसरा इसके अंदर प्रिवेंट डिजीज, मतलब जो भी डिजीज होने वाली है उसको पहले से ही प्रिवेंट कर लेते हैं, फिर पहले से बचाव कर लेते हैं उससे, ताकि जो डिजीज है वो फैलती नहीं है। ठीक है।
तीसरा इसके अंदर इंप्रूव हेल्थ केयर आउटकम्स, मतलब कि जो भी अपने हेल्थ कम्स आ रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट लिया किसी भी पेशेंट ने और जो आउटकम्स है उनको इंप्रूव करने के अंदर मदद करता है, मतलब उसको इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता है ये इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं रोल इन हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर के अंदर क्या क्या रोल रहता है इसका वो देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहला क्विट स्मोकिंग, मतलब कि जो पेशेंट है उसको स्मोकिंग छुड़ाता है ये। दूसरा इसके अंदर वेट मैनेजमेंट, मतलब कि जो ना बॉडी मास इंडेक्स होता है उसको मैनेज करने के अंदर हेल्प करता है। तीसरा इसके अंदर मेडिकेशन एडहेरेंस, मतलब कि जो अपने मेडिसिन है उसको सही से लेने के अंदर या फिर उसको सही पालन करने के अंदर मदद करता है। चौथा इसके अंदर हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब कि लोगों के अंदर वो अपने हेल्दी लाइफस्टाइल मोटिवेट कर रहा है। हम आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर देखते हैं इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसके अंदर डायबिटीज एजुकेशन, मतलब कि लोगों के अंदर वो डायबिटीज के बारे में एजुकेशन फैलाता है। तीसरा दूसरा इसके अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब कि जो भी अपनी लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करता है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है तो उसको मॉडिफाई करके उसको मतलब कि स्मोकिंग छुड़ाने के अंदर हेल्प करेगा। फिर कोई अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है तो उसको अल्कोहल छुड़ाने के अंदर हेल्प करेगा ये। ठीक है, तीसरा इसके अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब जो किसी भी पेशेंट को स्ट्रेस हो रहा हो तो उसको उसका स्ट्रेस कम करने के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर तीसरा है वो अपने बिहेवियर साइकोलॉजी। अभी बिहेवियर साइकोलॉजी क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो इसके अंदर बिहेवियर साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड हाउ इट्स लर्न एंड मॉडिफाइड, मतलब बिहेवियर साइकोलॉजी एक तरह की स्टडी होती है, फिर ऑब्जर्व होता है किसी भी बिहेवियर के लिए। ठीक है, मतलब किसी भी पेशेंट के बिहेवियर को। ठीक है, और उसको अपन कैसे लर्न कर उसको कैसे सीख सकते हैं और उसको कैसे अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, वही वही कहलाता है अपने बिहेवियर साइकोलॉजी। ठीक है, तो व्यवहारिक मनोविज्ञान वह शाखा है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले व्यवहार तथा उसको सीखने और परिवर्तन का अध्ययन कराती है। ठीक है, आगे से अब इसके प्रिंसिपल्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स है वो देखते हैं। तो इसके अंदर बिहेवियर इज लर्न एंड कैन बी चेंज, मतलब कि जो बिहेवियर है उनको अपन कैसे सीख सकते हैं और उसको अपन चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में, क्या क्या इसके एप्लीकेशन है वो देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला स्मोकिंग सेशन, मतलब कैसे अपने स्मोकिंग को क्विट कर सके। दूसरा है इसके अंदर एडिक्शन ट्रीटमेंट, मतलब कि जैसे कि किसी भी पेशेंट को किसी भी डोज से एडिक्शन हो तो उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जा सके उसको। तीसरा इसके अंदर वेट मैनेजमेंट, मतलब कि सेम चीज बॉडी मास इंडेक्स को अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं। चौथा इसके अंदर मेडिकेशन एडहेरेंस, मतलब कि जो अपने मेडिसिन है उसका सही से कैसे पालन कर सकते हैं, उसका सही से कैसे सेवन कर सके, वो सब चीजें इसके अंदर सिखाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर देख लेते हैं एग्जांपल देख लेते हैं। इसके अंदर पॉजिटिव री मतलब कि कैसे अपन अपने अंदर पॉजिटिव इन्फोर्समेंट या पॉजिटिव एनर्जी ला सके वो देखते हैं इसके अंदर। इसके अंदर रिवार्ड हेल्थ बिहेवियर, मतलब कि जैसे अपन अपने बिहेवियर को अपने हेल्दी बना सके। ठीक है, इसमें एग्जांपल लिख लेते हैं। इसमें अप्रिशिएटिंग अ पेशेंट फॉर टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली, मतलब कि पेशेंट्स को अप्रिशिएट करना कि वो मेडिसिन है वो रेगुलरली ले सके। ठीक है, अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अब बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैसे हो सकता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर चेंजिंग अनहेल्दी हैबिट्स इनटू हेल्दी हैबिट्स, मतलब कि इसके अंदर जैसे कोई भी अनहेल्दी हैबिट्स है उसको अपन हेल्दी हैबिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपन। तो इसके अंदर अपन आगे देखते हैं। तो इसके अंदर चौथा पॉइंट हुआ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब इसके अंदर है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ, मतलब कि अपने जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी पर ऐसे समझ सकते हैं जैसे अपनी स्टार्टिंग से अपने बर्थ से अपने अपने जो फिजिकल है, अपने जो मेंटल, अपने जो इमोशनल एंड अपने जो सोशल डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, वो उसको उसी चीज की स्टडी को बोला जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक होने वाली शारीरिक बौद्धिक भावनात्मक तथा सामाजिक विकासों का अध्ययन कराता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस है उनके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली वो है इन्फेंसी। ठीक है, ये होती है अपनी बर्थ से लेकर अपने 2 साल तक ये इसकी स्टेज होती है। ठीक है, दूसरी इसके अंदर चाइल्डहुड, वो होती है 2 साल से 12 साल तक। ठीक है, तीसरी इसके अंदर अडोलेसेंस है ना, वो होती है 12 साल से 18 साल तक। ठीक है, चौथा इसके अंदर होता है अडल्टहुड। अब अडल्टहुड होता है 18 साल से 65 साल तक। ठीक है, और पांचवा इसके अंदर आता है ओल्ड एज। अब ये ओल्ड एज आता है अबव 65 ईयर्स, मतलब कि 65 के अबव अपने ओल्ड एज स्टेज आ जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे से देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है वो देखते हैं। ठीक है, इसमें अंडरस्टैंड चाइल्ड बिहेवियर, इसके अंदर जैसे कि अपन जो अपने चाइल्ड बिहेवियर उसको अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे चाइल्ड का बिहेवियर रहने वाला है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर अंडरस्टैंड एल्डर पेशेंट्स, मतलब कि जो कोई ओल्ड पेशेंट्स होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है उसको भी अपन इसके थ्रू अपन समझ सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड एज स्पेसिफिक केयर, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग अपन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अपन जो अपनी एज स्पेसिफिक केयर है वो लोगों को या फिर जो भी पेशेंट्स है उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, इससे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल है पेडियाट्रिक केयर होती है जो सिर्फ बच्चों के लिए होती है। तो इसके अंदर अपन आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर छठा पॉइंट हुआ इंपोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर फार्मासिस्ट। अब फार्मासिस्ट के लिए साइकोलॉजी कैसे क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है वो है साइकोलॉजी हेल्प्स फार्मासिस्ट अंडरस्टैंड पेशेंट्स एंड प्रोवाइड बेटर फार्मास्यूटिकल केयर, मतलब कि जो मैंने साइकोलॉजी दी है वो फार्मासिस्ट को पेशेंट्स के बारे में समझने के अंदर मदद करती है, कैसे उसको बेटर फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड करा सके। ठीक है, मनोविज्ञान औषधि विशेषज्ञ
को रोगियों को समझने तथा बेहतर औषधीय सेवाएं प्रदान करने में सहायता करती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर रोल ऑफ फार्मासिस्ट। अब फार्मासिस्ट क्या रोल रहता है उसे समझते हैं। ठीक है, इसके अंदर कम्युनिकेट इफेक्टिवली, मतलब कि जो पेशेंट्स के थ्रू अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर इंप्रूव मेडिकेशन एडहेरेंस, मतलब कि जो मेडिकेशन है उसको अच्छे से पेशेंट को प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, तीसरा इसके अंदर प्रोवाइड पेशेंट्स काउंसलिंग, मतलब कि जो पेशेंट की काउंसलिंग होती है, मतलब वो अच्छे से कर सकता है, वो अच्छे से पेशेंट्स के बारे में जान सकता है, उसके कौन कौन सी डिजीज है उनके सब उन सब चीजों के बारे में वो जान सकता है। ठीक है, इसके अंदर चौथा हुआ है हैंडल एंग्जाइटी पेशेंट, मतलब कि जैसे कोई एंजाइटी है वाला पेशेंट है वो उसको अच्छे से हैंडल कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर पांचवा है प्रमोट रेशनल ड्रग्स यूज, मतलब कि जो भी ड्रग्स का वो सही यूज, मतलब कि लोगों को कैसे सही यूज करा सके वो उसको वो लोगों को समझाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है एंड आई होप ये लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आए आप कमेंट करना ना भूलें, उसको अगले लेक्चर में बिल्कुल से कवर कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या कि आपको जो रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप साथ साथ हमारा आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे हमारे चैनल के बारे में, कोर्स से रिलेटेड जो भी सारे अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे। तब तक के लिए आप ऐसे पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ओके बाय।